नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। क्या आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में एक अलग तरीके की हलचल देखने को मिल रही है? आप कहेंगे कौन सी हलचल? भाई योगी जी विदेश में हैं, ठीक ठाक जूते उते पहन के। हालांकि कपड़े अभी भगवाई हैं, लेकिन उसके बावजूद वो विदेश में हैं। और उनके जाते ही मोदी जी की एंट्री उत्तर प्रदेश में हो गई है। मोदी जी की मतलब उनके एजेंसीज की। अब मोदी जी की मर्जी के बिना इनकम टैक्स कहीं पहुंच जाए, ये हो सकता है क्या? जवाब है नहीं। लेकिन उससे आगे का सवाल ये कि एक तरफ मोदी जी की एजेंसी की एंट्री होती है तो दूसरी तरफ योगी के वे एक विधायक, और ऐसे विधायक जिनका ताल्लुक कांग्रेस से है या फिर कि रहा है, वो आज की तारीख में खुल करके सामने आ जाते हैं। और जिस आदमी के घर पे रेड हुई है वो कौन है? तो भैया बहुजन समाज पार्टी से हैं। खुल करके जरा बात करेंगे आज की तारीख में, क्योंकि सत्ता के समीकरण जो है ना, वो बड़े अलग तरीके से बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ताना बाना बड़ा अलग हो रहा है। और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संतोष जी। सबसे पहले उनको जोड़ लीजिए। बहुत बहुत स्वागत है संतोष भाई। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल भाई और द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और जो आपने परिचय दिया उन लोगों का, उसमें दो चीजें जोड़ देता हूँ। बहुजन हम्म। समाज पार्टी के वो इकलौते विधायक उसी जाति से हाँ। आते हैं जिस जाति से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वो कितने करीबी है, क्योंकि उन्होंने रगड़ दिया था योगी आदित्यनाथ के एक मंत्री को। अब दूसरा, हाँ। जो मोदी को पता नहीं किन किन शब्दों से नवाज रहे हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है, वो योगी के मंत्री, वो सिर्फ विधायक नहीं है, वो मंत्री हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहा करते थे, रायबरेली से आते हैं, गांधी परिवार के करीबी। और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राहुल गांधी के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतारा था। और जो दिशा की बैठक में शामिल होने के लिए राहुल गांधी जाते हैं ना, जो जिले के विकास वाली में, उसमें एक बार अड़ गए थे कि मेरी कुर्सी तो राहुल गांधी से ऊंची होनी चाहिए। आनंद फानंद हाँ। में जिला प्रशासन ने उनको ऊंची कुर्सी दे दी। अब वो मोदी के बारे में न जाने कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अमित शाह की भाषा में कहूं तो क्रोनोलॉजी को जोड़िए। सिंगापुर हम्म। जाना योगी आदित्यनाथ का, वहां पर योगी योगी के नारे लगना। फिर उसके बाद आज सुबह, तड़के सुबह, जो कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त, अर्ली मॉर्निंग, वो उतरते हैं कहाँ पे, जापान के टोक्यो में। 5 सवा 5 बजे शायद वो तस्वीरें पोस्ट करते हैं। साहेब इजराइल जाने के लिए तैयारी शुरू करते हैं, वो नहाना धोना ये सब जो काम होता है वो सब वो करते हुए नजर आते हैं। और इस बीच अपनी एक एजेंसी को रवाना कर देते हैं, वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, सोनभद्र में और बलिया में। पूरा का हम्म। पूरा दल बदल। और बड़ी दिलचस्प बात है, पता है, बाराती बनकर ये इनकम टैक्स की टीम जो थी, वो उनके घर में घुसी थी। ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। तो ऐसे समय, अब आप ये पूछेंगे भैया कि मोदी जी की चहेती एजेंसी तो ईडी है, ईडी का इस्तेमाल अभी पार्ट 2 में होगा, अभी तो ये पार्ट 1 है। और इसलिए बहुजन समाज पार्टी के विधायक को चुना गया, इकलौते विधायक को चुना गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी विधायक को चुना गया और एक संदेश देने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद देखिए ताबड़तोड़ घटनाएं कैसे हो रही है, उसको जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ एजेंसी रवाना होती है, वहां छापेमारी शुरू होती है। अभी तक छापेमारी को लेकर जब हम वीडियो बना रहे हैं, आधिकारिक बयान आयकर विभाग का नहीं आया है। और यहाँ योगी ने अपने मंत्री को मैदान में उतार दिया है। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, सीधे सीधे नजर आ रहा है कि गुजराती लॉबी बनाम गोरखपुर लॉबी की एक नई लड़ाई, एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। और इसमें अब जो शतरंज की बिसात बिछ गई है, राजा फिलहाल अपने मोहरे को आगे कर रहे हैं। मोहरे से काम नहीं चलेगा तो हाथी घोड़े और ऊंट को भी आगे किया जाएगा। और जब उससे काम नहीं चलेगा तो आखिरी राउंड में राजा दोनों आमने सामने खड़े नजर आएंगे, स्वप्न भाई। ठीक बात है। अब कौन राजा है दोनों, वो तो जनता बेहतर समझ रही है, दर्शक बेहतर समझ रहे हैं। लेकिन जरा कुछ हेडलाइंस दिखाते हैं। ले आए भैया जरा, भास्कर के हेडलाइन लेके आए पहले। हाँ। मायावती के इकलौते विधायक के ठिकानों पर आयकर के छापे। बाराती बनकर पहुंचे अफसर, मंत्री बोले उन्हें कैंसर। कौन नेता बदला ले रहा? हटा दीजिए। बसपा 2022 में सिर्फ एक सीट जीत पाई थी और उस सीट से विधायक है उमाशंकर सिंह। संतोष भाई, कोई मैसेज है क्या पॉलिटिकल ये, कि आज की तारीख में योगी जी हैं नहीं,
और बसपा का एक विधायक है, योगी जी का सजातीय है, उसके यहाँ छापे पड़ रहे हैं। कोई मैसेज है क्या? आपने इशारा तो कर ही दिया है, जरा खोलिए अब कहानी। देखिए, बिल्कुल ये मैसेज है, और ये मैसेज केशव प्रसाद मौर्य की पलटी मारने का भी मैसेज है। बहुत क्या सारे बात लोग इस कर? बात को देख बहुत सारे लोग इस बात को देख के चौंक रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि केशव प्रसाद मौर्य पे पलटी कैसे मार रहे हैं। उनको समझ हाँ। में आ रहा है कि भैया, ये गुजराती लॉबी सिर्फ अपनी चिंता कर रही है। और आपको याद है, देश के आजाद होने के बाद जूनागढ़ के नवाब हुआ करते थे जिनको कुत्तों से बड़ा प्रेम था। तो जब वो हम्म, पाकिस्तान हम्म, भागे थे, तो अपनी कई पत्नियों को भी यहाँ जल्दबाजी में छोड़ के भाग गए थे, क्योंकि उनको कुत्तों से बड़ा प्रेम था। तो हम्म। सुधांशु त्रिवेदी के शब्दों में कहूँ तो कोई शब्द सा ना ले, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को लगा कि भैया ये तो गुजराती लॉबी मुझे अनाथ और बेसहारा छोड़कर जाने की तैयारी खैर, कर रहे हैं। कुत्तों से मुझे भी बहुत प्रेम है। मैं अपने घर में बैठा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे सामने मेरी बच्ची बैठी हुई है। खैर, कुत्तों से हाँ, मुझे भी प्रेम है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि एक मैसेज है केशव प्रसाद मौर्य के पार्ट 2 में हम बात कर लेंगे, लेकिन पहले मैं जरा उमा शंकर सिंह को लेकर जो दिनेश प्रताप सिंह ने जो पोस्ट किया है, जो एक्स पर लिखा है, उसको हम स्क्रीन पर दिखाते हैं। और वो ले जब आइए, आएगा ले आइए। दिनेश प्रताप सिंह का जो पोस्ट है, उसके एक एक लाइन को मैं जरा रिपोर्ट करूंगा, ध्यान से उसको दर्शकों के लिए जानना समझना बहुत जरूरी है। आईटी रेड पर बसपा विधायक उमाशंकर के पक्ष में उतरे योगी आदित्यनाथ, सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। ये हेडलाइन दिखाने का एक ही मकसद है। मकसद ये है कि भैया खुल करके अब हेडलाइन भी छपने लगी हैं। अब ले आइए ट्वीट, और संतोष भाई उसको डिकोड करेंगे। ले आइए ट्वीट, अब ले आइए, स्क्रॉल कीजिए। ये छपा है, और मैं दर्शकों को बता दूं कि ये पोस्ट किया, इतना लंबा चौड़ा पोस्ट किया, और उसके बाद जो बोला वो तो गजब बोल दिया। पहले जो पोस्ट किया वो बता देता हूं। ये लिख रहे हैं कि उमा शंकर सिंह विधायक रसरा जनपद बलिया, जिनके घर में मेरी बेटी ब्याही है, के घर में आज आयकर विभाग के द्वारा रेड की जा रही है। डिस्क्लेमर दे दिया कि वो उनके समधी है। अब आगे आ हम्म, जाइए एक एक लाइन पे। मैं दर्शकों से कहूंगा एक एक लाइन पर वो गौर करे। इनकम टैक्स की रेड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के अंतर्गत आती है, और लखनऊ में इतनी बड़ी रेड पड़े, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सहमति के बिना हो नहीं सकता। ये मैंने आपको बता दिया। आप देखिए क्या लिख रहे हैं। देश प्रदेश के राजनेता, आयकर सहित सभी संस्थाओं को पता है कि उमा शंकर सिंह 2 वर्ष से अधिक से जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। देश प्रदेश के राजनेता यानी नरेंद्र मोदी को भी पता है, अमित शाह को भी पता है। भैया, उनको तो राजनीति की एक एक चीज पता होती है। निर्मला ठीक सीतारमन बात। को पता है कि नहीं पता, मैं नहीं मान सकता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इन सब चीजों से मतलब रखती नहीं है। उनका एक फिक्स काम दे रखा है नरेंद्र मोदी साहब ने, वो करती रहती है। लेकिन मोदी और अमित शाह को पता है, और उन दोनों की सहमति के बिना ये रेड नहीं पड़ सकती। निर्मला सीतारमन एक सिग्नेचर भी उन दोनों की सहमति के बिना नहीं करती। आगे वो लिख रहे हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में उमा शंकर सिंह जी के लिए धनार्जन नहीं, सांसें बचाने में ही सारा समय और धन व्यय हो रहा है, और सभी व्यवसाय लगभग बंद हो गए हैं। आज अपने आवास में आइसोलेशन में रह रहे हैं। विधानसभा का सत्र एक विधायक के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन 1 घंटे के लिए भी वो नहीं जा सके। इस समय उनके घर पर नर्स या डॉक्टर को भी जाने की अनुमति नहीं है। यदि उनके जीवन को कोई हानि होती है तो संवेदनहीन संस्थाएं जिम्मेदार होंगी। सीधा आरोप ये केंद्र सरकार पर, मोदी पर लगा रहे हैं योगी के मंत्री, कि अगर उनकी तबीयत को कुछ होता है, क्योंकि आप डॉक्टर भी नहीं जाने दे रहे, नर्स भी नहीं जाने दे रहे, तो इसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। और आगे तो उन्होंने और गजब तरह का न्यायालय का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उससे नीचे जो हम्म, आखिरी पैराग्राफ में लिखा है, उससे तो खुला खेल सामने आ गया है। वो लिख रहे हैं कि किंतु इस कठिन दौर में भी कौन संवेदनहीन राजनेता या संस्था हो सकती है। अब भैया, राहुल गांधी को तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिपोर्ट करता नहीं है, स्वप्निल भाई। अखिलेश यादव को ठीक तो बात। करता नहीं है, मोदी सरकार को रिपोर्ट करता है। और वो कह रहे हैं कि इस कठिन दौर में कौन संवेदनहीन राजनेता, यानी नरेंद्र मोदी को वो सीधे सीधे संवेदनहीन बता रहे हैं। और ये भी लिख रहे हैं कि प्रभु ऐसे लोगों को और संस्थाओं को सद्बुद्धि दे। एक एक लाइन, एक एक शब्द। और इसको हटा देते हैं, उसके बाद तमाम मीडिया वाले पहुंचना शुरू हो गए। तमाम मीडिया कर्मी उनका इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचना शुरू हो गए। और उसमें उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए, जो मेरे पास है, जिस वीडियो को उन्होंने खुद शेयर किया है, अंबानी साहब के चैनल से बात हटा दीजिए करते हुए, ट्वीट, ट्वीट हटाइए जरा। हाँ, मुकेश अंबानी साहब के चैनल से बात करते हुए दिनेश प्रताप सिंह ने जो कहा, उस वीडियो को उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। जरा बता देता हूं, क्योंकि लड़ाई बिल्कुल खुलकर मैदान में उतर गए। वो कह रहे हैं कि एक बेटी का बाप होने पर मेरा कर्तव्य है कि अपनी बेटी के साथ सुख दुख में खड़ा रहूं। बेटी नहीं छोड़ी जा सकती, राजनीति छोड़ी जा सकती है। अच्छा। मतलब मोदी साहब को कह रहे हैं, निकालना है तो निकाल दो, हम्म। निकाल दो मुझे पार्टी से।
लेकिन बेटी नहीं छोड़ी जा सकती, राजनीति छोड़ी जा सकती है। जो बाप बेटी छोड़ सकता है, राजनीति में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक और चैनल से बात करते हुए कह रहे हैं कि भैया ऐसा कौन सा आदमी है जो उमा शंकर सिंह से बदला ले रहा है। अब उमा शंकर सिंह की, जहां तक मैं जानता हूं स्वप्निल भाई, नरेंद्र मोदी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। उमा शंकर सिंह की अमित शाह से भी कोई लड़ाई नहीं है। उमा शंकर हम्म। सिंह की निर्मला सीतारमन से भी कोई लड़ाई नहीं है। और जिस पार्टी से वो आते हैं, उस पार्टी की प्रमुख मायावती को तो एक बड़ा बंगला सुरक्षा के नाम पर मोदी सरकार ने अलॉट कर दिया है। तो कोई लेना देना जी। नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन उनके खिलाफ ये दिनेश प्रताप सिंह का ये कहना कि कौन ऐसा शख्स है जो बदला ले रहा है उनसे, संवेदनहीन है, उनको कुछ हो गया तो वो जिम्मेदार होगा, मैं राजनीति छोड़ सकता हूं, बेटी नहीं छोड़ सकता। और इस बेटी को समझिए, हालांकि मोदी और योगी दोनों एक ही पेज पर है परिवार के मामले में। ये माफ जी। कीजिएगा, मैं अपनी गलती सुधार लेता हूं, दोनों एक ही पेज पर नहीं है। योगी ने तो शादी नहीं की और मोदी ने शादी की, और उसके बाद उन्होंने क्या किया वो हम और आप सभी जानते हैं। ये ठीक। परिवार, बेटी, संवेदना, सेंसिटिविटी, मतलब इन तर्कों के सहारे नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए योगी की सेना मैदान में उतर चुकी है। और मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में उमा शंकर सिंह के आवास पर, कार्यालय पर छापा पड़ना, ये मोदी और शाह की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। और योगी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का सामने आकर सीधे सीधे मोदी और शाह को चैलेंज देना, ये बिना योगी आदित्यनाथ की अनुमति के नहीं हो सकता है। ठीक बात है, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह कभी कांग्रेस में थे, राहुल के कट्टर विरोधी, बिना बात के धरने पे बैठ जाते हैं जब राहुल जाते हैं दिशा की बैठक में, कहते हैं कि राहुल गांधी माफी मांगो उस कृत्य के लिए जो राहुल ने किया ही नहीं। वही तो है दिनेश प्रताप सिंह। आज की तारीख में क्या दिनेश प्रताप सिंह को अफसोस हो रहा होगा क्या कि किनका साथ दे रहे थे, किनके लिए राहुल से माफी मंगवा रहे थे? ऐसा हो रहा है, या फिर कि संतोष भाई इसे इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि भाई ठीक है, राजनीति है, और राजनीति में आज की तारीख में योगी का पलड़ा अगर भारी लगता हुआ नजर आ रहा है, चलो उसकी तरफ हो जाते हैं। क्या चल रहा है ये? देखिए, आज की तारीख में इनको लग रहा है कि योगी का पलड़ा भारी है तो योगी की तरफ हो जाते हैं। और फिर मैं कह रहा हूं, एक हम्म। मैसेजिंग जो गई है भागवत और योगी की मुलाकात के बाद, उस मैसेजिंग के बाद आपको याद होगा पिछले साल जुलाई में जब जगदीप धनखड़ साहब स्वास्थ्य की वजह से इस्तीफा दिए थे, तो मैंने एक शब्द का हाँ, इस्तेमाल किया था स्वास्थ्य के लिए, कि स्वास्थ्य की वजह से। हाँ, नहीं, मैंने एक ये शब्द का ये इस्तेमाल, जोर देना जरूरी है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य वजहों से। हाँ, स्वास्थ्य वजह से। तो मैंने एक हाँ। शब्द का इस्तेमाल किया था कि अब नहीं, वफादारियां बदल, डू यू रियली बिलीव कि यहाँ पे इस्तीफे इस वजह से होते हैं? नहीं, मैं आगे बताता हूं उसको। तो उस समय हाँ। मैंने कहा था कि अब वफादारियां बदलने का नया दौर शुरू हो गया है। अब हाँ। धनखड़ साहब कितने स्वस्थ हैं, वो तो बाद में उन्होंने बता दिया सामने आकर। और वो इकलौते उपराष्ट्रपति बन गए हैं, अब तक उनको सरकारी घर मिला नहीं है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए क्या है। लेकिन जहां तक मेरी खबर है, वो बहुत वो जल्द तो कहने लगे कि किसानों किसानों की लाठी की चोट खाली नहीं जाती है। नहीं, नहीं, बहुत जल्दी वो किसानों के मंच पर, अगर उनको नया घर अलॉट नहीं किया गया उपराष्ट्रपति को, जो पूर्व उपराष्ट्रपति को मिलता है, तो वो आपको राहुल हाँ। गांधी के मंच पर भी नजर आ सकते हैं, आप ये मान लीजिए। वैसे भी वो कांग्रेस के पुराने नेता रहे हुए हैं। तो अब हाँ, जो है, ठीक बात। यहाँ दिक्कत क्या शुरू हो गई है, जिस दिन से ये मैसेजिंग चली गई, आप ये ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, केशव प्रसाद मौर्य को ये तमाम चीजें समझ में आ गई। 2017 प्रदेश अध्यक्ष बनाया था अमित शाह ने, मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने मनोज सिन्हा के नाम पर मोहर लगाई, अमित शाह चुपचाप रहे, और बाद में आरएसएस ने योगी के नाम पर मोहर लगा दिया, अमित शाह चुपचाप रहे। उसके बाद 2022 का विधानसभा चुनाव, उससे पहले 2017 से लेकर 2022 तक पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, विधायक खुश थे, लेकिन वो अपने ही सचिव की तैनाती वो नहीं कर पाते थे। और योगी आदित्यनाथ की पूरी टीम उन पर निगरानी रखती थी 24 घंटे सातों दिन, जैसे मोदी साहब अपने मंत्रियों पर रखते हैं कि कोई दाया बाया ना हो जाए। 2022 का विधानसभा चुनाव वो हारे। उसके बाद बाकायदा वो कुछ दिनों बाद संसद भवन आए, अमित शाह से मिले, उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी कि उनको किस तरह से विधानसभा चुनाव में हराया गया। एक बड़े अधिकारी का नाम भी लिया। वो बड़ा हम्म। अधिकारी जो वाराणसी में पोस्टेड था, वहां एक बड़ी आपराधिक वारदात हुई थी, उसमें कई सारे के लेन देन की बात कही गई, वो पैसा कहां पहुंचा, कैसे पहुंचा, वो तमाम तथ्यों को उन्होंने सामने रखा। उसके बाद भी अमित शाह ने कुछ नहीं किया, डिप्टी सीएम तो बना दिया गया, लेकिन उनको अपमानित करने के लिए उनका जो विभाग था पीडब्ल्यूडी वाला, वो उनसे छीन लिया गया।
और अब उनको ये मैसेज दिया गया कि भैया हम यूपी में दूसरे चेहरे को ला रहे हैं, आपको यूपी में नंबर 2 बनकर रहना है तो रहो, और नहीं तो दिल्ली जाना है तो दिल्ली चले जाओ। उनको समझ में आ गया गुजराती लॉबी बचाएगी नहीं, और फिर उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तरफ अपनी वफादारी को सिद्ध करना शुरू कर दिया, और तुरंत ही इनाम भी मिल गया। हम्म। योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान जाके निवेशकों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना निवेश आएगा वो हम और आप तमाम लोग जानते हैं। इससे पहले का उदाहरण बताता है, लखनऊ में एक महाठग घूमते रहते हैं जिन्होंने कोई निवेश नहीं करते, लेकिन वो तस्वीरें खिंचवाते रहते हैं नेताओं के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ, और हर सम्मेलन में वो एमओयू साइन करते हाँ, एमओयू हैं। साइन हो जाता है, उसके बाद वेबसाइट से गायब हो जाता है, वेबसाइट हाँ, चलती नहीं है। ऐसे बहुत सारे हैं। तो वो चले हम्म। गए सिंगापुर और जापान, और केशव प्रसाद मौर्य को जर्मनी की यात्रा पर भेज दिया, और उसमें भी अपने एक करीबी अधिकारी को केशव प्रसाद मौर्य के साथ लगा दिया कि भैया इनकी सुख सुविधा आराम का सबका ख्याल रखो। गुजराती लॉबी के लिए दिक्कत खड़ी हो गई है कि यूपी में जो उनके स्तंभ थे, एक तो राज्यपाल महोदया हम्म। आनंदीबेन पटेल, जो गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री रही है, लेकिन आनंदीबेन पटेल मोदी को रिपोर्ट करती हैं। अमित शाह से थोड़ा सा 36 का आंकड़ा है। दूसरा ब्रजेश पाठक, तो ब्रजेश पाठक भी एक नए रॉ में नजर आ रहे हैं, खासतौर से तब से जब से उनकी मोहन भागवत से मुलाकात हुई है। वो अटल जी पर लिखी गई अपनी किताब लेकर दिल्ली में बांट रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को। योगी आदित्यनाथ उधर सिंगापुर की तरफ उड़ान भरते हैं, केशव प्रसाद मौर्य जर्मनी की तरफ उड़ान भर लेते हैं, और ब्रजेश पाठक भी हवाई जहाज में सवार होकर दिल्ली आ जाते हैं। तो गुजराती लॉबी अब बेसहारा अकेले होती हुई नजर आ रही है, और इसी बौखलाहट में इनकम टैक्स विभाग का इस्तेमाल करके योगी की पूरी टीम को, योगी आदित्यनाथ के पूरे इकोसिस्टम को एक मैसेजिंग देने की कोशिश की गई है। और ये आप तय मानकर चल लीजिए, ये मैसेजिंग आज खत्म होने वाली नहीं है। जिस तरह से योगी की टीम ने पलटवार किया है, या योगी की टीम ने अपने ही मंत्री से पलटवार करवाया है, आने वाले दिनों में इसमें ईडी की भी एंट्री होगी, आने वाले दिनों में इसमें सीबीआई की भी एंट्री होगी। और इस पूरे मामले के तार, क्योंकि बहुत सारी चीजें कही जा रही है, कई ठेका पट्टी, ये सब चीजें कही जा रही है, और उत्तर प्रदेश में गुजराती लॉबी को छोड़कर, गुजराती कंपनियों को छोड़कर किसी और को ठेका पट्टी दे दे, ये गुजराती लॉबी कैसे बर्दाश्त कर सकती है? तो आप उनके बिजनेस पर भी लात मार रहे हो, आप उनकी राजनीति पर भी लात मार रहे हो, और साथ में ये भी कह रहे हो कि साहब कुर्सी खाली कीजिए क्योंकि योगी आ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में ईडी सीबीआई की एंट्री होगी, और मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मतलब इसके मतलब मतलब तार, मतलब आप इसके ये कहना तार चाह रहे योगी हैं के साथ इनकम भी जोड़े टैक्स, जाएंगे। नहीं नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं इनकम टैक्स सिर्फ शुरुआत है, अभी तो ईडी भी आएगी, सीबीआई भी आएगी, सब आएंगे, अभी सारी एजेंसीज और आएंगी। और इसके तार योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंचाए जाने की कोशिश की जाएगी, अरे उन योगी तक भी आदित्यनाथ में पहुंच। जो संत आदमी है उनके पास तक कहां से पहुंच जाएगी तार? क्या बात कर रहे हैं आप? संतों तक बिल्कुल ये आपने कैसे सही संदेश सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, वो संत आदमी है, और ऐसे संत है कि उनके करीबी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पानी की एक टंकी बनाते हैं, और वो टपकना शुरू हो जाता है, बाद में वो ज्ञान देते हैं कि नहीं ओवरफ्लो हो गया था। तो अपनी जिंदगी में पहली बार मैंने सुना था कि ओवरफ्लो की वजह से पानी की टंकी भी ओवरफ्लो होती है पानी भर जाने के बाद। और बिल्कुल संत आदमी है, आपने बिल्कुल सही कहा। जल जीवन मिशन में उत्तर प्रदेश में जितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है, शायद ही किसी राज्य में चल रहा होगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ संत है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि योगी आदित्यनाथ संत है, क्योंकि बार बार पिछले कुछ, मैं बहुत पुराना नहीं जा रहा हूँ, पिछले 6 महीनों में इस इलाहाबाद हाईकोर्ट या इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जितनी बार योगी आदित्यनाथ सरकार को फटकार लगाई होगी, शायद ही किसी और सरकार को इतने कम महीनों में इतनी ज्यादा फटकार लगी होगी। और ये बिल्कुल आपने सही कहा, वो संत है। यहाँ पर मैं अखिलेश यादव की बात को उठाते हुए कहूंगा कि एक मुख्यमंत्री अपने ऊपर ही लगाए गए मुकदमे को हटाता है, क्योंकि उनकी संत की जो छवि है वो बनी रहनी चाहिए। ये बात भी बिल्कुल सही है कि वो संत है, क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर जो आरोप लगाए गए, बाद में जो उसकी कलई खुलकर सामने आ गई, पुलिस की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि जाकर गिरफ्तार करे। मैं तो सीधा कहता हूं कि भैया ये बुलडोजर बाबा है, इधर दिल्ली में 56 इंच वाले बैठे हुए हैं, उनको 56 दूनी क्या करते हैं, हम उसको 112 वाले कर देते हैं, 112 इंच की छाती वाले कर देते हैं। लेकिन आपने पहले एफआईआर दर्ज करके डरा तो दिया, लेकिन भैया कानून का पालन करके गिरफ्तार तो कर लो, अरेस्ट तो करो। क्यों आपकी पुलिस के हाथ पांव फूल रहे हैं? क्यों आप कांप रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी और जो विपक्षी दूसरी समाजवादी पार्टी है, ये दोनों ही मैदान में सनातन के अपमान को मुद्दा बनाते हुए उतर गई है। इसलिए आपको लग रहा है कि कहीं गड़बड़ होगी। और दूसरी और सिंपल बात आप समझ लीजिए, ममता बनर्जी ने अपना खजाना अखिलेश यादव के लिए खोल दिया है। प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक अखिलेश यादव का चुनावी प्रचार अभियान संभालेगी। ममता बनर्जी ने सिर्फ सलाह ही नहीं दी कि काम करवाओ, ममता बनर्जी ने हम्म। यह भी कहा कि बीजेपी को हराने के लिए अगर आपको फंड की भी जरूरत है, तो ये वाला जो आईपैक कंपनी के साथ जो मामला है
उसको मैं देख लूंगी, मैं आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन अगर लेकिन लेकिन विपक्ष संतोष भाई पहली बार नहीं हो रहा है, संतोष भाई पहली बार नहीं हो रहा है। केसीआर थे, तेलंगाना में सरकार थी उनकी, उन्होंने भी खजाना खोला था अखिलेश के लिए, कुछ कर नहीं पाए थे अखिलेश उसके बाद भी। नहीं, उस समय तो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे थे वो, हाँ, कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे थे, और कांग्रेस पार्टी में थोड़ा सा हमें मानना पड़ेगा स्वप्निल नहीं भाई। मैं केसीआर की बात कर रहा हूँ, केसीआर ने अपना खजाना खोल दिया था, तेलंगाना में सरकार थी, 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं नहीं, अखिलेश के बकायदा लिए ना। अखिलेश ने खजाना खोल दिया था। हाँ। नहीं, अखिलेश के साथ दिक्कत क्या है, देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो वो मुलायम सिंह यादव की तरह जातियों की गोलबंदी नहीं कर पा रहे हैं, तमाम जाति के लोगों को जोड़ नहीं पा रहे। दूसरी चीज, स्ट्रेटेजी के मामले में कहीं ना कहीं वो कम पड़ जाते हैं। मेरे पास जो भी जानकारी है कि जो आईपैक की एक टीम पहुंची है लखनऊ, उनको प्राइमरी जो अखिलेश यादव ने काम दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप फॉर्म 7 का जो है वो डाटा इकट्ठा कीजिए, जहां जहां मतदाताओं के नाम कटे हैं समाजवादी पार्टी को, जो सीटें जो पिछली बार बहुत कम अंतर से हारी थी, उन सीटों पर फोकस करने को कहा गया है। तो अब शायद वो रणनीति के स्तर पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बात और, कांग्रेस पार्टी के नेता कुछ भी बहादुरी वाले बयानबाजी करते रहे, अखिलेश यादव इकलौते हैं जो बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे। क्यों कह रहे हैं स्वप्निल भाई, पता है आपको? हम्म। 2024 का लोकसभा चुनाव ये साफ साफ बताता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जब मिलकर लड़ी थी, तो तकरीबन 175 से 180 के विधानसभा सीटों के आसपास समाजवादी पार्टी को बढ़त थी, और तकरीबन 35-36 के आसपास जो है वो कांग्रेस पार्टी को बढ़त थी। यानी ये दोनों पार्टी मिलकर 212 के आसपास पहुंच रही थी, जो लोकसभा चुनाव को अगर हम विधानसभा में कन्वर्ट करें तो 403 में 212 बहुमत के लिए काफी है। और अखिलेश यादव को ये समझ में आ रहा है कि बिना कांग्रेस के साथ लिए वो बीजेपी को हरा नहीं सकते। तो आईपैक को चुना है, ममता बनर्जी की सलाह पे चुना है, शायद कुछ चीजें बदलाव आ जाए। वैसे भी समाजवादी पार्टी में बंगाल के से आने वाले किरणमयी नंदा संस्थापक नेता रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के जमाने से वो समाजवादी पार्टी में रहे हैं। बंगाल से आते हैं, जी। लेकिन समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव भी उन पर बहुत भरोसा करते थे। और इस बीच में चाहे लोकसभा में राहुल गांधी के साथ खड़े होने का मामला हो, चाहे पश्चिम बंगाल में जाकर ममता बनर्जी से मिलने का मामला हो, चाहे अन्य विपक्षी दलों से जुड़े मुद्दों का मामला हो, अखिलेश यादव जिस तरह से एक परिपक्व राजनेता की तरह से बिहेव करने लगे हैं, बर्ताव करने लगे हैं, वो भी कहीं ना कहीं यूपी को डरा रहा है। तो इन सब माहौल में आपने एफआईआर तो कर दी, लेकिन गिरफ्तार करने की हिम्मत आपकी नहीं हो पा रही है। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि शंकराचार्य ने गलती कर दी हाईकोर्ट जाकर, स्वप्निल भाई। हम्म। उन्हें तो अपने दल बदल के साथ थाने जाकर कहना चाहिए कि लो मैं आ गया हूं, मेरे खिलाफ एफआईआर की थी, गिरफ्तार करो। हाँ चलो, गिरफ्तार करो, ठीक बात है। कर लेकिन लो लेकिन गिरफ्तार। संतोष भाई, चलते चलते एक आखिरी सवाल, जो मुझे दिख रहा है, ये योगी वर्सेस मोदी, ये तो भाजपा का बंटाधार नहीं हो रहा है क्या? आपस में लड़के खुद को नहीं खत्म कर रहे हैं? भाई किसी एक परिवार में दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो जाए, क्या होता है उस परिवार का? बंटाधार हो जाता है। भाई दो भाई भिड़ गए, परिवार खत्म। वही नहीं होता दिख रहा है क्या? या इनके समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं? नहीं, समझ में या तो आ रहा है, लेकिन या बीजेपी अहंकार का इतिहास इतना बढ़ चुका है कि अब लड़के मिटा रहा ही है। नहीं, समझ में तो आ रहा है, लेकिन बीजेपी का हाँ। ऐसा इतिहास रहा है। कल्याण सिंह, अटल हम्म। बिहारी वाजपेयी याद कीजिए, क्या हालत हो गई हाँ। थी उसके बाद बीजेपी की। बाकी छोड़ दीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी याद कर लीजिए। मैं तो सीधा सीधा हम्म। दर्शकों को बताता हूँ, 2002 का वाकया, फरवरी के एंड और मार्च के उसमें गुजरात में गोधरा हुआ। उस समय हम्म। एनडीए गठबंधन में चंद्रबाबू नायडू शामिल थे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा मोदी को हटाइए। उस समय हम्म। रामविलास पासवान भी एनडीए गठबंधन में शामिल थे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा मोदी को हटाइए। सिर्फ एक नेता थे महाराष्ट्र में बैठे हुए बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने कहा कि मोदी को हटाए तो गुजरात कभी जीत नहीं पाओगे। अप्रैल में हम्म। गोवा की कार्यकारिणी होती है, जिसमें हम्म। अटल बिहारी वाजपेयी ये सोच कर गए थे कि मोदी को हटाएंगे मुख्यमंत्री पद से, लेकिन वहां उस तरह की घेरेबंदी कर दी गई जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी और प्रमोद महाजन, इन तमाम लोग एकजुट हो गए और वहां वो उनको हटा नहीं पाए। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी कमजोर होते हुए चले गए, क्योंकि वहां से जैसे ही आए, अप्रैल में कार्यकारिणी हुई और वहां से जैसे ही आए, टाइम्स मैगजीन में एक खबर अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर बहुत ही गंदे और बहुत शराब अभद्र पीते हैं। शब्द अभद्र शब्दों के साथ छपवाई गई थी कि नशे में रहने वाला प्रधानमंत्री। और हाँ। छपी थी या छपवाई गई थी वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद जून का वाकया आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी वो सिंधी कड़ी खाने के नाम पर चले जाते हैं लालकृष्ण आडवाणी के घर पर। और आडवाणी के साथ, चूंकि वो बड़े नेता थे, माहिर नेता थे, खेल करते हैं, वो अपनी गाड़ी, उन्होंने फोन किया कमला आडवाणी को कि भाई मैं सिंधी कड़ी खाने आ रहा हूँ।
अपनी गाड़ी में बैठे और इधर प्रधानमंत्री कार्यालय का एक अधिकारी तमाम पत्रकारों को फटाफट 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 लैंडलाइन का जमाना था, फोन घुमाने लगा कि जल्दी से आडवाणी जी के घर पे पहुंचो, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं वहां। आडवाणी जी को मीडिया से पता लगा कि मेरे घर पे आ रहे हैं, आडवाणी जी भी भागे भागे पहुंचे, लेकिन तब तक जो चर्चा होनी थी वो चर्चा हो गई कि भैया देखो प्रधानमंत्री कितने बड़े आदमी है, कितने सादगी पसंद आदमी है कि खुद ही अपने गृह मंत्री के यहाँ चले जाते हैं और वो सीधे सीधे पूछते हैं कि बताओ भैया लाल जी चाहते क्या? चाहते तो प्रधानमंत्री का पद थे, वो लालजी कहते थे लाल कृष्ण आडवाणी को। और आरएसएस का प्रेशर भी 2002 में पड़ रहा था, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी अलग थलग पड़ गए, अकेले पड़ गए बीजेपी में, तो वो लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी में एक समानता है, दोनों ही, अब मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जब भी संकट आता है तो पीछे हो जाते, वो संकट का सामना नहीं कर पाते। अटल बिहारी वाजपेयी जब संकट आता था तो सामने खड़े हो जाते थे कि ठीक है, तो सीधे पूछा। अब लाल कृष्ण आडवाणी बहुत ज्यादा उसमें कुछ कर नहीं पाए, तो उन्होंने खुद ही घुमा फिरा के कह दिया कि ठीक है आ जाओ, आधा आधा बांट लेते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना देता हूं। तो जो प्रधानमंत्री जिसको बनाने के लिए संघ लॉबी कर रहा था, वो सर पे हाथ डाल के बैठ गया कि हम तो इसको प्रधानमंत्री बनाने जा रहे थे, ये डिप्टी पीएम बन के रह गया। और उसका नतीजा ये हो गया कि लाल कृष्ण आडवाणी जिंदगी भर पीएम इन वेटिंग ही रह गए। तो बीजेपी में इतिहास रहा है लड़ाइयों का, और लड़ाई के बाद सत्ता से बेदखल होने का। ये लड़ाई भी अगर सुलझी नहीं स्वप्निल भाई, तो 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव और 2029 का लोकसभा चुनाव ये हाथ से जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इनकी आपसी लड़ाई का फायदा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तभी उठा पाएगी जब वो भी एकजुट रहेगी। नहीं तो वहां भी बयान बहादुर बहुत सारे नेता है, जैसे महाराष्ट्र में नाना पटोले थे, जैसे बिहार में कई नेता थे, उसी तरह से यूपी में भी बहुत सारे बड़बोले नेता है। कायदे से एक विधानसभा और एक लोकसभा नहीं जीत सकते, लेकिन वो बात करेंगे सीधे कि भाई 150 सीटों पे कांग्रेस को लड़ना चाहिए। नहीं, कुछ जीत चुके हैं वो भी बहुत बयानबाजी करते हैं। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपने बल पे नहीं जीते हैं, मैंने खास तौर से उन्हीं का इशारा किया है। एक बात है, चलिए, वो आजकल असम में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और प्रियंका जी की टीम में शामिल है। दर्शक बाकी समझदार है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो संतोष भाई उनकी तरफ ही इशारा कर रहे थे। कुल मिला के एक बात को समझिए कि योगी और मोदी की जो टसल है, वो टसल आज की तारीख में खुल करके इस एक वाकये से भी देखी जा सकती है। लेकिन हां, ये टसल आज की तारीख की, ये नुकसान किसी और को नहीं पहुंचा रही, योगी और मोदी को नहीं पहुंचा रही। ये टसल दरअसल नुकसान भाजपा को पहुंचा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो बाकी लीडरान हैं, और खासतौर पे चाणक्य जो दिल्ली में बैठे हैं नंबर 2, या संतोष भाई की भाषा में नंबर 1.25, क्या वो ये बात नहीं समझ रहे हैं? समझ तो रहे हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? क्या वो भी उब चुके हैं, बोर हो चुके हैं? कुल मिलाकर समझने की जरूरत यही है कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में अपना पैर कुल्हाड़ी पे मारती हुई नजर आ रही है। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। बहुत शुक्रिया संतोष भाई। नमस्कार।